लास्ट क्लास के अंदर हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी थी, राइट? और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और जो फैक्टर्स में मैंने सबसे पहले लिया था वो लिया था डांसिंग रेजोनेंस लिया था। उसके बाद के जो फैक्टर थे दैट वाज एरोमेटिसिटी, द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। अगर कार्बोकेटाइन इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल कंपाउंड, अगर होल कंपाउंड एरोमेटिक है और अगर वो कार्बोकेटाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, देन वी कैन नॉट टेल देम कि ये सबसे स्टेबल है। सबसे स्टेबल तब होगा जब वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो तुम्हारे पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाए। इसमें लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी था, उसमें बेंजाइल कार्बोकेटाइन और वो ये वाला एग्जांपल था जिसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे ना। ये वाला एग्जांपल था कि अगर ये और ये ज्यादा स्टेबल कौन है, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये भी तो एरोमेटिक है, आपने बोला था ये भी एरोमेटिक होते हैं, तो फिर ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तो फिर क्या? तो आंसर था कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इन दी, you know, this is not the part of carbocation, I mean part of aromaticity, whereas this positive charge was the part of aromaticity, this positive charge was the part of aromaticity। तो मैंने बोला था जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी होगा वो स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ऑल्दो ये भी स्टेबल, ऐसा नहीं स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा जो रिंग है तुम्हारा, ये किसकी तरह बिहेव करता है? प्लस एम की तरह बिहेव करता है, राइट? तो ये प्लस एम की तरह बिहेव करता है। अब देखना बेटा ध्यान से, तो लास्ट क्लास में ढेर सारे क्वेश्चंस हमने लिए थे और हमने सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी बता दिए थे। अब हम लोग इसी में और भी क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर, और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे उससे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लिखो कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मैं फटाफट क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको जल्दी से इसके रिप्लाई करने हैं कि कौन सबसे स्टेबल है, राइट? आई मीन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये ज्यादा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत सारे बच्चों का इसमें दिक्कत था, वो मेटा ऑर्थो वाला टाइम पे। इसको और ज्यादा कर लेंगे तो ऐसे आई गेस ये वाला तुम्हारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट जब ऑर्थो मेटा पैरा इफेक्ट हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था, दोबारा से करवा रहा हूँ। लास्ट क्लास में कुछ क्लैरिटी नहीं रह गई थी कुछ क्लैरिटी बची हुई थी, वो यहाँ पर हो जाएगा। चले, इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक ये बताना चाहूंगा। पहले इसको करने से पहले 1 मिनट के लिए रुक जाओ। बेसिकली कुछ बातें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो कर देता हूँ कि ऑर्थो मेटा पैरा इफेक्ट क्या होता है। लास्ट क्लास में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था, तो उस डाउट को पहले एलिमिनेट करते हैं कि आखिर कैसे ये इफेक्ट होता है, राइट? ये इफेक्ट कैसे होता है ये जानना जरूरी है, ठीक है? ये क्या होता है उससे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं और फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और फिर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे और फिर हम लोग मिलकर इसको आंसर करेंगे। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आते हैं इसके ऊपर, और क्या होता है कैसे होता है इसके ऊपर बात करेंगे। मेटा इफेक्ट होता क्या है, पैरा इफेक्ट क्या होता है। आई मीन इफेक्ट तो क्या समझा दूंगा कि कौन से इफेक्ट कौन से पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लग रहा होता है। देखो ध्यान से यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि देखना, जैसे हमने कहा कि ये वाला तुम्हारा एक कार्बोकेटाइन है, दिस इज नॉट ओनली फॉर कार्बोकेटाइन, आई मीन किसी के लिए भी बात कर सकते हैं। ये इफेक्ट तो हर जगह कॉमन ही होता है। जैसे मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे तुम्हारा एक कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर लेट सपोज मैंने इस तरह से देखा और इस जगह पर मैंने एक OH लगा दिया, इस जगह पर मैंने एक OH लगा दिया, वही अगर मैंने इस OH का इंपैक्ट देखा इस प्लस चार्ज के ऊपर, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो OH है इसके पास लोन पेयर है, राइट? और ये जो OH होता है ये प्लस M ग्रुप होता है, ये हमें अच्छे से पता है, हमने पहले इसके बारे में बात कर रखा है। तो अगर ये प्लस M ग्रुप है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा, जैसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये शिफ्ट होगा तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, उसके बाद इस जगह पे यहाँ पर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होगा, राइट? और इस जगह पर यहाँ पर CH2 का प्लस होगा, ठीक है? अब सुनना ध्यान से बेटा, बेसिकली विथ रेस्पेक्ट टू दिस OH, दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज ऑर्थो। With respect to this OH, this particular position is ortho. This is meta and this is para. इस OH के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैंने फिर आगे रेजोनेंस करना चाहा तो रेजोनेंस में क्या होगा कि ये यहां से यहां जाएगा और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये शिफ्टिंग होगी तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस कि यहां पर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड O और H होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा,
फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा और यहाँ पे CH2 और इस जगह पे प्लस और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बने हुए होंगे। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से इसको हेल्प करेगा और फाइनली जो तुम्हारा CH2 है वो क्या हो गया, CH2 प्लस जो है वो सपोर्टेड हो गया किसके थ्रू, डबल बॉन्ड के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, और जिसलिए ये OH का जो ये CH2 का प्लस चार्ज गायब हो गया। आप देखो तो ये CH2 के प्लस को ऑक्सीजन ने अपने सर पे ले लिया। ऐसा क्यों ले लिया? बिकॉज OH जो है वो ऐसा ग्रुप है जो कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है थ्रू रेजोनेंस, इफेक्ट कॉल्ड रेजोनेंस, हमें पता है। तो अगर मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो क्या है, रेजोनेंस के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन ऑपरेट कर रहा हो और अगर वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो तो उसको इफेक्ट को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर ये रेजोनेंस के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन ऑपरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे से ऊपर तक जा रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू दिस OH, दिस पोजीशन इज गेटिंग माइनस चार्ज, whereas अगेन दिस पोजीशन इज गेटिंग माइनस चार्ज। बीच वाले इस पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे कोई माइनस चार्ज नहीं है, मतलब इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने आपको जैसा बताया कि OH के रिस्पेक्ट में दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। तो इसीलिए मेटा पोजीशन पे ना ही प्लस M का इफेक्ट रहता है और ना ही माइनस M का इफेक्ट रहता है, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट रहता है प्लस H वाला और ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस H वाले का इफेक्ट रहता है। तो याद रखना बेटा, हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर बात कर रहे हैं तो बेंजीन रिंग में मेसोमेरिक इफेक्ट इज ओनली एंड ओनली only visible at what, only and only impacting what, ortho and para position. It does not impact meta position, and that is why क्या हो रहा है कि जब ये OH तुम्हारा, ये जब OH तुम्हारा इस पोजीशन पे लगा है तो वो इसको हेल्प कर रहा है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है कार्बोकेटायन। वही अगर मान लेते हैं कि मैंने OH को वहां से उठा के कहीं और लगा दिया, मतलब OH को हम क्या कर रहे हैं, तो OH को हमने, ये तुम्हारा सेम मॉलिक्यूल है CH2 प्लस, और यहां पर मैंने बस OH का पोजीशन चेंज कर दिया, वो यहां कर दिया। अब देखना ध्यान से बेटा, तो OH के रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा ऑर्थो है, दिस इज योर मेटा एंड दिस इज योर पैरा। तो जब इस पोजीशन पे OH था तो ये तुम्हारा जहां पे CH2 लगा हुआ है, दिस पोजीशन इज मेटा, एंड मेटा पोजीशन पे आपको पता है ना प्लस M का कोई इंपैक्ट होता है ना माइनस M का कोई इंपैक्ट होता है। अगर प्लस M और माइनस M का इंपैक्ट नहीं होता है कहां पे, मेटा पोजीशन पे, तो वैसे केस में दिस OH कैन नॉट हेल्प दिस कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन वो वाला हेल्प कर सकता है जो या तो ऑर्थो पे लगा हो विथ रिस्पेक्ट टू OH या तो पैरा पे लगा हो विथ रिस्पेक्ट टू OH। अगर वही कार्बोकेटायन मेटा पे लगा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू OH, विथ रिस्पेक्ट टू प्लस M ग्रुप, तो ये उसको हेल्प नहीं करेगा क्योंकि रेजोनेंस करते दौरान मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई ही नहीं, सीधा रेजोनेंस ऑर्थो से पैरा पे शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन ऑर्थो से पैरा पे शिफ्ट हो गया, मेटा के बीच में बाड़ी ही नहीं आई, और जिस कारण से वो चाह के भी कार्बोकेटायन को हेल्प नहीं कर सकता है। ये बात समझ में आ गई बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो वैसे सर तो मतलब ये वाला मेटा पोजीशन है, तो बेटा देखो ये वाला क्या है, नहीं, इसके रिस्पेक्ट में जिसको तुम हेल्प कर रहे हो वो मेटा पोजीशन पर है। देखो इसके रिस्पेक्ट में तुम जिसको हेल्प कर रहे हो वो पैरा पोजीशन पर है। देखो इसके रिस्पेक्ट में जो जिसको तुम हेल्प कर रहे हो वो पैरा पोजीशन पर है, इसके रिस्पेक्ट में तुम जिसको हेल्प कर रहे हो वो मेटा पोजीशन पर है। वैसे अगर पीछे एग्जांपल्स देखें तो इसके रिस्पेक्ट में जिसको तुम हेल्प कर रहे हो वो पैरा पोजीशन पर है, इसके रिस्पेक्ट में जिसको तुम हेल्प कर रहे हो वो पैरा पोजीशन पर है, इसके रिस्पेक्ट में जिसको हेल्प कर रहे हो वो पैरा पोजीशन पर है, इसके रिस्पेक्ट में जिसको तुम हेल्प कर रहे हो पैरा पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर है, और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर है, यहाँ पर मेटा पोजीशन पे है और यहाँ पे पैरा पोजीशन पर है। तो मतलब यहाँ पे तीनों तरह के इफेक्ट है, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों इफेक्ट सामने आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सब ऑर्थो पोजीशन, सॉरी ये सब पैरा पोजीशन पे है, ये सब पैरा पोजीशन पर है इन ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली यहाँ पे तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि हम हमेशा देखेंगे कि जो भी जिसको भी आप स्टेबलाइज कर रहे हो, जिस भी इंटरमीडिएट को आप स्टेबलाइज कर रहे हो, अगर वो इंटरमीडिएट मेसोमेरिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर मेटा पोजीशन पर है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है तो इंपैक्ट होगा। और इंपैक्ट कैसा होगा तो मैंने आपको बता दिया, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऊपर कार्बोकेटायन है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और अगर
कार्बो एनायन है और प्लस एम ग्रुप लगा है तो स्टेबिलिटी घट रही होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी घटाएगा, कार्बन आयन के केस में स्टेबिलिटी घटाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा वो कार्बन आयन का इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देगा, उससे स्टेबिलिटी उसकी बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सबको क्लियर है क्या वाला? क्या है सबको क्लियर है वाला पॉइंट जो यहाँ पे मैंने बनाया है? जल्दी बताओ बच्चों। तो जो भी ग्रुप लगा है उसके रिस्पेक्ट में जिसकी भी स्टेबिलिटी चेक करनी है उसका पोजीशन आप रीड करेंगे। अगर पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा आ रहा है तो 100% है प्लस एम प्लस एच, ये दोनों इफेक्ट हेल्प करेंगे कार्बोकेटाइन को, और माइनस एम माइनस एच इफेक्ट उसको डिसफेवर करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, राइट। किसको? कार्बोकेटाइन को। कब? जब वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होगा। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चंस का सिलसिला। तो शुरू करो क्वेश्चंस और आप लोग खुद से ट्राई करो पहले तो। चलिए, तो मैं ही अब सॉल्व करना शुरू करता हूं, प्रोबेबली आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये वाला जो ग्रुप है ये माइनस एम नहीं प्लस एम शो करेगा इस CH2 के लिए, वेराज ये वाला जो ग्रुप है ये प्लस एम नहीं शो कर पाएगा बिकॉज प्लस चार्ज काफी दूर है, 2 सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली ये वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी दूसरे वाले से। यहाँ पर ये प्लस एम ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, वेराज यहाँ पर ये प्लस एम की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस कंडीशन बन नहीं पा रहा, 2 सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो अगेन यहाँ पर प्लस एम कंडीशन बन रहा है, वेराज यहाँ नहीं बन रहा है क्योंकि ये माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। यहाँ देखो ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है, ये एंटी एरोमेटिसिटी का पार्ट है, और यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक है बट रेजोनेंस में है। तो नंबर 1 स्टेबिलिटी इसकी होगी, नंबर 2 इसका होगा और नंबर 3 इसका होगा। बिकॉज अगर कार्बोकेटाइन एंटी एरोमेटिसिटी का पार्ट हो जाए तो वैसे केस में 100% स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो हमने कर ही दिया था आपके लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्लियरली दिख रहा है ये वाला प्लस एम है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो पैरा पोजीशन है तो चलेगा काम। ये वाला क्या है? प्लस एच है, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है? पैरा पोजीशन है। ये वाला प्लस माइनस एच है, जैसे बताया था आपको, ओनली ग्रुप CCl3, राइट, ओनली ग्रुप जो शो करता है माइनस एच। तो ये वाला माइनस एच है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया? पैरा पोजीशन। तो बिल्कुल चल गया, मजा आ गया देख के, मतलब सबसे आगे प्लस एम फिर प्लस एच फिर माइनस एच, तो मतलब क्या हो गया? ये हो गया मेरा आंसर। चलो अगले वाले पे आ जाओ। देखो ये वाला प्लस एम, ये वाला माइनस आई और ये वाला प्लस एम। सर कैसे किया सर आपने? ये बेटा मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर कभी भी इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन तो बिल्कुल प्लस एम होगा, थ्रू प्लस एम देगा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल देगा, NH2 इज अ प्लस एम ग्रुप। वेराज मेटा पोजीशन हो गया इसके रेस्पेक्ट में, तो ये वाला ऑब्वियसली मेटा पोजीशन पे इसका प्लस एम एक्टिवेट नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा थ्रू माइनस आई। सर क्यों खींचेगा इलेक्ट्रॉन? इसलिए खींचेगा बिकॉज नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, राइट। तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, सिंपल बात है। और यहां पर बताओ क्या होगा? प्लस एम होगा, तो प्लस एम और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? पैरा पोजीशन। तो ये पैरा पोजीशन है तो ऑब्वियस सी बात है अपन यहां से दे सकते हैं। तो सर एक बात बताओ, ये नजदीक का, ये नजदीक से प्लस एम, ये दूर से प्लस एम, तो कौन बेटर होगा? तो बेटा देखो, नजदीक से प्लस एम और दूर से प्लस एम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबको ही पता है, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो अब सर तो दोनों पे तो प्लस एम है, तो कौन आगे कौन पीछे? तब अब हम लोग जाएंगे इसके माइनस आई पे और इसका भी देखेंगे माइनस आई, राइट। अब इसका माइनस आई पास से है, इसका माइनस आई दूर से है, और माइनस आई इज ऑलवेज डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडिंग इन नेचर। तो माइनस आई से इसकी स्टेबिलिटी घटेगी, तो ये नजदीक से माइनस आई दिखा रहा है और ये दूर से दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर थोड़ा कम खींचेगा और यहां पर ये बहुत ज्यादा खींचेगा थ्रू माइनस आई। बहुत ज्यादा का मतलब ज्यादा, तो मतलब ये हो गया कि इसमें स्टेबिलिटी सी की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर किसकी हो जाएगी? ए की हो जाएगी, और फिर किसकी होगी? बी की। बी पे तो प्लस एम है ही नहीं, क्या अब आंसर हो गया इसका। अब इस वाले में आ जाओ, तो यहां पर देखो जस्ट आफ्टर दिस कार्बन हैव डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली ये माइनस एम ग्रुप है, और यहां पे जस्ट आफ्टर दिस इज ऑक्सीजन, इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्लस एम ग्रुप। समझ में आ गया सर? प्लस एम इज मोर स्टेबल, आई मीन विल मेक इट मोर स्टेबल देन माइनस एम। उसके बाद यहां पे आ जाओ, तो यहां पर ये तुम्हारा Cl है, तो माइनस आई, हमें पता है इसका मेटा ऑर्थो देखते नहीं बिकॉज Cl का इंडक्टिव इफेक्ट ही होता है। OH का क्या होता है? प्लस एम होता है, तो प्लस एम लिख लो, और यहाँ पे CH3 का प्लस H लिख लो,
राइट। अब बताओ प्लस एच सबसे आगे प्लस एम, तो ऑब्वियसली आंसर है प्लस एम सर। तो नंबर 1 इसका, नंबर 2 इसका और नंबर 3 इसका। अब आ जाइए आप लोग अगले वाले क्वेश्चंस के अंदर। यहां पर देखो, अब ये वाला इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन है, तो इसलिए प्लस आई होगा, यहां भी प्लस आई होगा और यहां भी प्लस आई होगा। और हमें पता है प्लस आई जितना नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है उतना ज्यादा होता है, तो सबसे आगे ये, फिर ये, फिर ये। सर ऐसा क्यों, प्लस आई क्यों ले, प्लस एच क्यों ले आप? बेटा प्लस एच ले रहा बिकॉज ये मेटा पोजीशन है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में कार्बोकेटायन मेटा पोजीशन पर है, तो इसलिए मैं प्लस आई लूंगा, प्लस एच नहीं लूंगा। लेकिन यहां देख रहा हूं तो बिल्कुल मेरे को दिख रहा है यहां पे पहले प्लस एच लूंगा बिकॉज यहां पर पैरा पोजीशन आ चुका है, तो प्लस एच लूंगा। अब यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो ऑब्वियस सी बात है 3 वाला सबसे आगे जाएगा, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, सिंपल। उसके बाद यहां पर देखो बेटा, तो यहां पर ये वाला दिख गया तुमको क्या, ये सब यहां पे प्लस एच शो करेगा क्योंकि यहां पर पैरा पोजीशन आ गया। तो अगर ये प्लस एच शो करेगा तो प्लस एच सबसे अच्छा किसका होता है, तो हाइड्रोजन का, फिर ड्यूटेरियम का और फिर ट्रीटियम का। तो मेरा आंसर होगा पहला इसका, फिर दूसरा इसका और तीसरा इसका। कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अगले पे आ जाओ। CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पे हमें पता है इनका प्लस एम प्लस एस तो आएगा नहीं क्योंकि मेटा पोजीशन है, तो कहां पर जाएंगे अपन, तो ये जाएंगे प्लस आई के साथ, तो प्लस आई प्लस आई प्लस आई। अब हमें पता है ट्रीटियम का प्लस आई सबसे अच्छा होता है क्योंकि सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर, तो आंसर हो गया ये वाला, बॉन्ड में वाइब्रेशन कम होती है, सिंपल सी बात। अब इस, अच्छा अगला क्वेश्चन तो था ही नहीं, क्या सबका सही हुआ यहां तक? लिखते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ अगला इंटरमीडिएट जो छोटा सा है, इसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। ये कार्बोकेटाइन नहीं है, ये स्टेबिलिटी ऑफ क्या है बचाओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन क्या होता है बच्चों, समझना ध्यान से। बेसिकली जस्ट आफ्टर केटाइन के बाद हम एनाइन पे आ जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, देखो भैया कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, अच्छा कोई बात नहीं रेहान, ठीक कर लेना, मेरे रॉन्ग थे कुछ, कोई बात नहीं, आप सही कर लिया ना, कैलकुलेशन आई मीन समझ में आ गया ना क्या था उसके पीछे का लॉजिक, तो आगे से गलती मत करना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कार्बेनाइन के बारे में पहले जान लें, ऑब्वियसली हमें पता है इसके बारे में, सब सिखा दिया मैंने। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो मेरे को बस यही अभी काम का है मेरे, तो इसके लिए कौन कौन सा फैक्टर होगा स्टेबिलिटी के लिए, तो पहला फैक्टर तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे, तो वैसे केस में यहाँ पे पहला फैक्टर होता है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मतलब ये कि नेगेटिव चार्ज इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। सेकेंड, एरोमेटिसिटी के बाद दूसरा है तुम्हारा, और वैसी बात है प्लस एम इफेक्ट चेक करेंगे, सॉरी प्लस एम नहीं माइनस एम, यहाँ तो माइनस एम सपोर्ट करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके कर्ज बहुत सर पे इसके है, जो इसका कर्ज खींचेगा वो उसके लिए अच्छा है, तो माइनस एम विल बी द नेक्स्ट इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट विल बी माइनस एच, और हमें पता है माइनस एच का एक ही एग्जाम्पल है। एंड द फोर्थ इफेक्ट विल बी माइनस आई। ये सब इसको सपोर्ट करेगा, these effects will increase the stability, these effects will increase the stability, ठीक है। अब आते हैं तो सर कौन इसको डिक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली बात है इसके अपोजिट जितने भी इफेक्ट हैं सब डिक्रीज करेगा, उसमें से सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन करेगा, तो अगर नेगेटिव चार्ज विल बी द पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी, दैट विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी अ लॉट, द मैक्स स्टेबिलिटी इंक्रीमेंट वहीं से मिलेगा मुझे। उसके बाद प्लस एम विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी बिकॉज कर्ज पहले से और कर्ज बढ़ा देगा वो इलेक्ट्रॉन देके, फिर प्लस एच विल डिक्रीज थर्ड नंबर पे, एंड देन प्लस आई विल डिक्रीज फोर्थ नंबर पे। तो यही प्रायोरिटी ऑर्डर हमें फॉलो करना है। अब इसके ऊपर 5 10 15 क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारा काम बन जाएगा। जैसे शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं बच्चों फटाफट एकदम बिना टाइम को वेस्ट किए। चलो इतना कर लो, बहुत है। इतने को निपटाओ। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी है, अच्छा एक एरोमेटिसिटी वाला भी ले लेते हैं।
चलिए ट्राई कीजिए, सबका हो गया? ओह डन, क्या बात क्या बात। अच्छा एक और बात सुन लो, अगर मान लो कहीं बोलता है ओवरऑल ऑर्डर की बात करता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें, तो आपको पता है ये सबसे आगे तो यही वाला जाता है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। देखो अब ओवरऑल ऑर्डर अगर करने जाएंगे तब तो पूरा का पूरा 1 लाख पेज भी भर दो तो भी कम पड़ जाएगा उसके लिए। लेकिन मतलब जो इन जनरल एग्जाम्स में आते हैं ऐसे ऑर्डर के ऊपर अगर कभी आ गया तो आप ये इतना अगर दिमाग में रखोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये जो है ये 3 तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आते हैं स्टेबिलिटी वाइज। उसके बाद आता है ये वाला, बाकी तो तुमको पता ही दुनिया में इनफाइनाइट मॉलिक्यूल है, कितना लिखते रहूंगा। उसके बाद इनफाइनाइट कार्बोकेटाइन भी बन सकते हैं, ये वाला। फिर आता है ये वाला, फिर आता है ये वाला, और फिर आता है ये वाला, फिर आता है। अब ये आर जो है ये ऑब्वियसली तुमको पता है ये 3 डिग्री हो गया, फिर आएगा 2 और फिर हो गया R2 का मतलब 2 आर लगे हैं, मतलब इसका मतलब हो गया 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो ये ध्यान रखना बेटा यहाँ पर कि ये ऑर्डर हम फॉलो करेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए। मतलब ये बेसिक जनरल ऑर्डर है, और एल्स तुमको पता ही है इनफाइनाइट कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, राइट। तो इनफाइनाइट कार्बोकेटाइन को मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल जैसे आर ही हम चेंज करते जाएंगे तो ऑब्वियसली आर के बेस पे ही हम इनफाइनाइट मॉलिक्यूल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर ध्यान रखना ये आर जो है ये अभी अगर एक यहाँ पर जो आर यूज किया वही यहाँ भी करोगे, वही यहाँ भी करोगे। अगर आर तुमने डिफरेंट कर दिया तब तो फिर तुम्हारे उसके हिसाब से डिफरेंट आंसर हो जाएंगे। लेकिन आर अगर हमने यहाँ पे लेट्स सपोज इथाइल यूज किया तो यहाँ भी इथाइल, यहाँ भी इथाइल, यहाँ भी इथाइल, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये 9 अल्फा एच वाला है तो ये इंट्रोड्यूस हो जाता है बीच में जाके। चलिए आ जाते हैं इसके ऊपर, और इससे भी इससे ज्यादा स्टेबल अगर इसके बाद अगर लगाएं तो वो एरोमेटिक वाला जो कार्बोकेटाइन होता है वो स्टेबल होता है, मतलब यहाँ पे इसको चाहे तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इनके बाद होती है, ध्यान रखना इनके बाद होती है, फिर ये फिर उसके बाद ही चलता रहेगा। चलिए तो अब आते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, चाहो तो इसको बाद में कॉपी कर लेना, मैं स्लाइड ले आऊंगा। इन दोनों में मुझे पता है रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, चलो रेजोनेंस को छोड़ो। ये वाला देखो विनाइल ग्रुप दिख रहा है, विनाइल ग्रुप -m + m कुछ भी शो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन है तो ये -m की तरह बिहेव करेगा, तो ज्यादा आंसर ये हो गया। यहाँ पर देखो ये वाला -m की तरह बिहेव करेगा, ये वाला +m की तरह बिहेव कर जाएगा, OH लग गया। ये वाला -m की तरह बिहेव करेगा, ये वाला -H की तरह बिहेव करेगा। तो सर एक बात बताओ, तो ये -m या ये -m, तो बेटा यहाँ पे डबल डबल -m दिख रहा है, तो नंबर 1 तो ये हो गया। फिर उसके बाद नंबर 2 कौन सा होगा, तो -m -h दोनों दिख रहा है, तो नंबर 2 ये हो गया। फिर नंबर 3 ये हो गया और नंबर 4 ये हो गया। इस वाले में देखो बेटा तो ऑब्वियसली बात है सबसे स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इस वाले में देखो तो ऑब्वियसली ये वाला तुम्हारा -h है, ये वाला +i है, +i शो करेंगे, इसका +h तो होगा ही नहीं इसके अंदर, और यहाँ पे +m वाला है ग्रुप, तो ऑब्वियसली सबसे पावरफुल -h वाला होगा। और सबसे पावरफुल +m होता है, मतलब अगर मैं मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करूं तो मेसोमेरिक +m बहुत ज्यादा इसको हिंड्रेंस मतलब डिस्टर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन देके। ऐसे भी इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल कर रहे होंगे आपस में। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पे काफी अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम रेजोनेंस हो रहा है, जिससे इसकी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर ये फ्लोरीन सबसे अच्छा -i, फिर Cl, फिर Br, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। इस वाले में देखो ये एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, और ये एरोमेटिक तो है बट नेगेटिव चार्ज इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट। तो नंबर 1 किसका होगा, ये होगा, नंबर 2 ये होगा, और नंबर 3 ये हो जाएगा। इस वाले में देखो CCl3 मेटा पोजीशन पर है तो -i शो करेंगे, और CCl3 पैरा पोजीशन पर है तो -h शो करेंगे, तो -h इज मोर पावरफुल, तो इसका आगे आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है बेटा, सबका हो गया क्या? ऐसा कोई बच्चा इसका कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो प्लीज बता दो।
Cl में तो माइनस आई मोर डोमिनेटिंग होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा माइनस आई मोर डोमिनेटिंग, तो वही तो कंसिडर किया मैं। Cl का माइनस आई मोर डोमिनेटिंग होता है। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा? फ्लोरीन की माइनस आई मोर डोमिनेटिंग होगी ना भाई, फ्लोरीन की माइनस आई मोर डोमिनेटिंग होगी, Cl की होगी भाई। फोर्थ वाला बता दीजिए सर, फोर्थ कौन सा है बेटा? फोर्थ में देखो ये CCl3 है, ये माइनस शो कर रहा है, CH3 है प्लस H शो करता है, और OH है ये प्लस M शो करता है, तो प्लस वाले इफेक्ट तो इसको हिंड्रेंस ही शो करेंगे, तो माइनस H सबसे आ गया। अब इन दोनों में भी आगे कौन है? तो ऑब्वियसली प्लस M ज्यादा इंपैक्ट करेगा नेगेटिव सेंस में, प्लस H कम इंपैक्ट करेगा। लास्ट क्वेश्चन में अब चिल्लर CCl3 एक्सेप्शन याद कर, भूल गए क्या? डायरेक्ट Cl3 लगा हुआ है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, बट Cl डायरेक्ट थोड़ी लगा हुआ है, CCl3 है, भूल गए? बोला था ना यही मात्र एक ऐसा ग्रुप है, यही मात्र एक ऐसा ग्रुप है जो माइनस H शो करता है, मैंने माइनस M नहीं लिखा है, माइनस H लिखा है, तो ये वाला तो माइनस आई शो करेगा बिकॉज CCl3 मेटा पोजीशन पर है, और ये CCl3 माइनस H शो करेगा बिकॉज पैरा पोजीशन पर है। आरब अब तो क्लियर हो जाना चाहिए सर, बट फोर्थ में OH प्लस M तो शो ही नहीं कर पाए। अरे नहीं कर पाएगा वो बात अलग है, क्या नहीं कर पाएगा वो बात अलग है, बट चांस ग्रुप तो यही लगे हैं ना इसके ऊपर, वैसे तो ये भी प्लस H नहीं शो करेगा, ये भी प्लस M नहीं शो करेगा, लेकिन ग्रुप तो वही है, रिपेल तो कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, शो करवाना थोड़ी है, अगर पॉसिबिलिटी तो वही होगी ना, माइनस M तो नहीं शो करेगा ना वो। अरे ये क्या हो गया भाई, माइनस M तो नहीं शो करेगा ना वो बेटा, अग्रिम करेगा तो प्लस M ही ना जहां भी करना होगा, और एक प्लस H करेगा, नहीं करेगा वो बात अलग है, पोटेंशियल तो वही है ना उसके अंदर, तो रिपल्सन ही देगा ना वो तो। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जिसका नाम है ब्रेड रूल, तो आप लोगों को बताया था मैंने लास्ट क्लास में, BREDT''S। देखना ध्यान से बेटा, बेसिकली यहां पर हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, ये रूल होता है कि ब्रिज हेड कार्बोकेटायन एंड एल्कीन, या डबल बॉन्ड लिख लो, आर highly unstable due to high angle strain, अब क्या होता है इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि बच्चों को ब्रिज ही नहीं समझ में आता है, बाकी ब्रिज हेड किसको बोलेंगे, वहीं पे आधी जनता तो वहीं खत्म है, तो आधी जनता वहां खत्म है, बट आप खत्म नहीं होंगे, बिकॉज मैं बताता हूँ ब्रिज हेड क्या है, और ब्रिज हेड कब कंसिडर करेंगे कब नहीं करेंगे। जैसा बच्चा देखता है भैया साइक्लो बाइसाइक्लो कंपाउंड बन गया, बोल देता है भैया अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल, अरे सोच समझ के बात करना है, ब्रिज हेड क्या है, कब स्टेबल है कब अनस्टेबल है, हो सकता है वो ब्रिज वाला तो मॉलिक्यूल है बट उसके कार्बोकेटाइन जो है या एल्कीन जो है वो ब्रिज पे ही नहीं है, ये भी हो सकता है। तो देखना ध्यान से बेटा होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये कोई कंपाउंड है मेरे पास, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है भाई, ये कोई कंपाउंड है, ठीक। अब आपको पता है जो ब्रिज होता है वो ब्रिज क्या होता है, ब्रिज होता है अवे फ्रॉम दी प्लेन, राइट, ऐसे होता है, मान लो ये बाहर की तरफ बोलते हैं तो तुम्हारा ब्रिज हो गया ये बाहर की तरफ, ऐसे करके तुम्हारा ये ब्रिज हो गया, ये तुम्हारा ब्रिज हो गया, राइट। अब अगर ये ब्रिज हो गया तो आप समझ रहे हो ये कैसा है, ये कुछ ऐसा है कि तीनों के तीनों बॉन्ड नीचे की तरफ निकले हुए हैं, समझना ध्यान से बेटा, ये तीनों बॉन्ड नीचे की तरफ निकले हुए हैं इस तरह से, मतलब तीन बॉन्ड ऐसे करके, तीन बॉन्ड ऐसे करके
3 बॉन्ड ऐसे करके दिखाता हूं मैं, 3 बॉन्ड ऐसे करके निकले हुए हैं, ऐसे करके, ये 3 बॉन्ड ऐसे हैं। अब ये जो तीनों बॉन्ड हैं, एक ये और एक ये पीछे है, ये तीनों ऐसे हैं। अब ये तीनों अगर ऐसे हैं तो किसी हालत में क्या ये 120 एंगल परफॉर्म कर पाएंगे? इट्स लाइक पिरामिड, इजंट इट? देखो ये दोनों तो एक प्लेन में आ गए, ये दोनों देखो एक प्लेन में है, और ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, फिर ये अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे चल रहा है। यहां पर वो साइक्लोहेक्सेन है और ये बाहर निकला फिर अंदर की तरफ जाएगा, ऐसा चल रहा है। तो ये अगर इस तरह से है तो ये पिरामिड हो गया। अब इस पिरामिड में कभी एंगल 120 हो ही नहीं सकता है। और अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दूं तो ये कार्बोकेटाइन तो भैया sp2 होता है। अगर sp2 होता है तो एंगल 120 डिग्री हो गया। और ये जो मैं बना के रखा हूं यहां पर, ये 120 एंगल तो परफॉर्म कर ही नहीं सकता, बिकॉज इस तरह से कभी 120 तो तुम बना ही नहीं सकते। तो अगर ये 120 नहीं बना सकते आप, तो वैसे केस में मुझे बताओ यहाँ एंगल स्ट्रेन क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। अगर एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो गया तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन है ये हाईली क्या है? अनस्टेबल है। ये कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल है, जस्ट बिकॉज यहां हम चाह के भी 120 एंगल नहीं बना सकते। यहां हम चाह के भी 120 एंगल नहीं बना सकते, एंड दैट इज वाई ये वाला जो तुमने बनाया ये हो गया गलत। ये गलत नहीं हुआ, बेसिकली स्टेप एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अब सुनो ध्यान से, होता क्या है, जैसे मैंने बोला, अब यहां पर आती है गलतियां। मैंने बोला कि देख भाई, अगर हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, और एक और बात, एक और इसी के साथ एक और चीज ऐड कर ही लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये तुम्हारा है, ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया तो अगेन ये वाला कार्बन क्या हो गया? sp2 कार्बन हो गया। अगर ये sp2 कार्बन हो गया तो दिस एंगल मस्ट बी 120 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन ऑल दी बॉन्ड्स, ये एंगल मस्ट बी 120 डिग्री। बट क्लियर है ये 120 एंगल नहीं है, तो मतलब ये जो मैंने यहां बनाया है ये भी क्या है? हाईली अनस्टेबल है। ये भी बनाना गलत है और ये भी बनाना गलत है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि भाई साहब मेरे पास तो ऐसा कुछ लग रहा है देख के, सर मेरे पास तो कुछ ऐसा है, क्या है भाई? ऐसा है, और यहां पे मैंने प्लस चार्ज डाल दिया, सर ये भी तो ब्रिज है। ये ब्रिज है लेकिन ये ब्रिज हेड नहीं है। सर ब्रिज है कि ब्रिज हेड है कैसे पता लगा एग्जाम हॉल में? भैया तुमको सोचना ही नहीं है ब्रिज है कि ब्रिज हेड है। तुम तो क्या करो, चेक करो क्या मैं यहाँ 120 बना सकता हूं। तो भैया इससे निकला हुआ एक हाइड्रोजन है। अब अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल 120 एंगल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं 120। देखो ट्रायंगल बन चुका है, ट्रायंगल बन चुका है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। ओके, नो प्रॉब्लम। यहां हम चाह के भी नहीं बना सकते बिकॉज तीनों बॉन्ड नीचे की तरफ है। बट ये बॉन्ड तो हम अवे भेज सकते हैं कि नहीं? हाइड्रोजन को भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। एंगल को एडजस्ट कर लेंगे वहां पे आराम से, 120 एंगल बन जाएगा, स्टेबिलिटी आ गई। तो यही फाइट है भाई, यही है तुम्हारा ब्रेड रूल। इसी चीज को लोग पता नहीं इतना टफ 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 बोलते, कुछ नहीं इसके अंदर टफ। क्या है टफ? एज सिंपल है, एंगल स्ट्रेन बढ़ा हुआ है, इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या यहाँ पे पॉसिबल है? हाँ यहाँ पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? अरे तुम यहाँ पे प्लस चार्ज डाल दो, अब उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, इसे करके लगा दिया, देखो 120 एंगल बन गया, 120 एंगल बन गया। देखो यहाँ प्लस चार्ज डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा यहाँ पर। ये बस नहीं हो सकता यहाँ पर, यहाँ पे नहीं हो सकता, बाकी कहीं पे प्लस चार्ज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में? कोई बोलता है सर क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पॉसिबल है, यहाँ डबल बॉन्ड, ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। सबको क्लियर है? सबको समझ में आया क्या समझाना चाह रहा हूं इस रूल के अंदर? अब सुनना ध्यान से, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मास्टरों के पास भी है। अब ये लो मैं ब्रिज हेड बना रहा हूं, क्या ये ब्रिज नहीं है? बिल्कुल है, ये ब्रिज है तुम्हारा, ये ब्रिज है, बिल्कुल ब्रिज है। अब अगर ये ब्रिज है और अगर मैंने यहां पे प्लस चार्ज ले लिया तो क्या ये स्टेबल है? आंसर है 100% स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं इसके स्टेबिलिटी में, कोई दिक्कत नहीं है इसकी स्टेबिलिटी में। क्यों? सेम लॉजिक है भाई, एक ही लॉजिक है। ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, कर लो ट्राई। देखो ट्राई कर दिया हमने, जब हमने ट्राई किया तो हमें क्लियर कट दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई साहब? दिख रहा है कि ये 120 एंगल परफॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आया समझ में? तो ये ब्रिज हेड एकदम फाइन है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। बोलो बच्चों।
सा ब्रिज हेड होगा, कौन सा स्टेबल नहीं होगा, आप शायद तुम लोग समझ गए होंगे। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा ये वाला एग्जांपल है, आप बताओ क्या ये स्टेबल है? बताना है आप लोगों को, क्या ये स्टेबल है? जल्दी बताओ, दोनों में से कौन सा स्टेबल है? ए और बी, कौन सा पॉसिबल है? क्या ये बन सकता है? सबको रिप्लाई करना है, ये सी है तुम्हारा, बताना है यस और नो में, नंबर लिख देना और बता देना। यस मतलब हाँ पॉसिबल है, नो का मतलब नहीं पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? देखो सब तुम लोग मास्टर हो गए, एक्सपर्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, क्या दिक्कत है? काहे का दिक्कत है? साढ़े बन जाएंगे, बिल्कुल सही। और मैं देख रहा हूँ तुम लोग डाउट ग्रुप में काफी अच्छा जो भी मैसेज डाल चैप्टर मतलब जो भी क्वेश्चन डाल रहे हैं तुम लोग तुरंत एक्टिवली रिप्लाई करते हो। गुड, वेरी गुड। बताओ इसमें क्या आंसर होगा? चलिए, तो आंसर हो गया ये वाला यस है, ये वाला नो है, ये वाला नो है, ये वाला यस है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे आगे रेडिकल।